हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस पे आपका स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 63 ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है। देखो, ये पार्टनरशिप मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज होंगी इसके अंदर अगर आपको बताएं, हम 14 कंट्रीज हैं, 14 प्लस ईयू। ईयू एक ग्रुप है और 14 अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, और भारत भी इसका पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा। देखो, क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन अगर हम बताएं तो ये मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहले तो ये याद रख लो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल है आजकल के जमाने के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, अगर आपको किसी भी सेक्टर का नाम लो, किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपको जाना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए दिस इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी। जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी। ठीक है, अब ये क्या है, ये समझो। मान लीजिए कोई एक्स मिनरल है, ठीक है, वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो वाइटल इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर किसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर भर भर के है ये, तो ये क्रिटिकल मिनरल नहीं होगा यूएसए के लिए, क्योंकि जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी नहीं है। ठीक है, इसकी कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा है। ठीक है, वही ये इंडिया के अंदर मान लीजिए ये मिनरल इंडिया के अंदर या फिर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत कम है भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर कम है तो दे इट विल एक्ट, इट विल क्लासिफाइड एज ए व्हाट, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो यही मिनरल हो सकता है यूएसए के लिए क्रिटिकल मिनरल ना हो, क्योंकि भर भर के है यूएसए के अंदर, वहीं इंडिया के अंदर ये क्रिटिकल मिनरल हो जाए। तो इसकी कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स का, ये पॉइंट याद रखें। ठीक है, एक्स मिनरल कैन बी क्रिटिकल मिनरल फॉर द इंडिया बट नॉट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिमिलरली वाई मिनरल कैन बी आ क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया बट नॉट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो पहले इसकी ही डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? मेटल्स एंड नॉट मेटल्स दैट आर वाइटल फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी है, जो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण, राइट, ट्रेड पॉलिसी के कारण इसकी सप्लाई जो है वो रिस्क पे है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। राइट, अब देखिए, देयर इज नो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं जो हर एक जगह ही रेयर है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ही कम है हर जगह ही। ठीक है, और बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, एंटीमनी। ठीक है, ये सब चीज जो है ये हर एक के अंदर ही अगर हम देखें, कहीं ना कहीं ये जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको एक जनरल एग्जांपल्स की तरह हम ले सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी क्रिटिकल मिनरल्स के एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशन है, जैसे ऑप्टिक्स, मेडिकल साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यू नेम इट, और सारी जो भी होगा, ठीक है, उसके अंदर क्रिटिकल मिनरल कहीं ना कहीं घुस ही जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, सबके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो, इसी तरह से एक एग्जांपल देखें। देखो, भारत ने अभी जुलाई 2023 के अंदर अपने खुद के 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए। ये बताएं कि भैया देखो, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स ये 30 मिनरल्स हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ये सारे मिनरल्स हमारे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऐसे भारत ने इसके अंदर बताया। राइट, इतना अपन इसके अंदर समझ गए। अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है कि मान लीजिए वर्ल्ड के अंदर जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे एक ही कंट्री लेकर बैठ जाए, दबा कर बैठ गया चाइना, तो दिक्कत हो जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन फिर तो चाइना ही डेवलपमेंट करेगा, चाइना ही रूल करेगा। चाइना कहेगा भाई, जिसको जिसको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो आके मेरे को नमस्कार करके जाए, ठीक है, तभी जाके आपको क्रिटिकल मिनरल देंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बिल्कुल नहीं देंगे। राइट, तो इससे घबराएंगे ना, सारे देश घबराएंगे, यार यही लेकर बैठ जाएगा सारे क्रिटिकल मिनरल्स, तो आने वाले समय के अंदर यही कब्जा लेगा सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए एक पार्टनरशिप करी गई, इसके लिए एक अलायंस करी गई, 14 कंट्रीज मिली एक साथ, प्लस यूरोपियन यूनियन। इन्होंने डिसाइड करा कि भैया हमको क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना, उसके अंदर हमको क्या करना है, उसके अंदर उसकी सप्लाई चेन हमको बनाए रखनी है, ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल सप्लाई चेन हमको बना के रखनी है वर्ल्ड के अंदर। ऐसा ना हो कि एक ही किसी कंट्री का डोमिनेंस हो जाए। तो एमएसपी इज ए कोलैबोरेशन ऑफ 14 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन टू कैटलाइज पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रेस्पॉन्सिबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ग्लोबली।
ठीक है। एम क्या है? एम टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स एंड सस्टेनेबल क्रिटिकल एनर्जी मिनरल सप्लाई चेन थ्रू वर्किंग विद द होस्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट टारगेटेड फाइनेंशियल डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स अलोंग द वैल्यू चेन, राइट। अब एमएसपी के अंदर कौन कौन है? ये सारी कंट्रीज जो है एमएसपी के अंदर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत भी है, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है वो भी इसके अंदर एमएसपी के अंदर है, राइट। ये सबको क्लियर है। अब इसका गोल क्या है एमएसपी का, ये समझो। एमएसपी इज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड, रिसाइक्ल्ड इन अ मैनर दैट सपोर्ट द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू रियलाइज द फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑफ देयर जियोलॉजिकल एंडोमेंट्स, ठीक है। फिर डिमांड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स देखना कहां पर है, विच आर एसेंशियल फॉर द क्लीन एनर्जी अदर टेक्नोलॉजीज इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग डिकेड्स, ठीक है। एमएसपी विल हेल्प कैटलाइज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से, जिससे कि क्या हो, हम एनकैश कर सके अपॉर्चुनिटीज क्रिटिकल मिनरल जो हमको प्रोवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है कि प्रेस की फ्रीडम कितनी अच्छी है, उसके ऊपर इंडेक्स निकाला जाता है, उसके ऊपर रैंकिंग निकाली जाती है। जैसे भारत की रैंकिंग भी बड़ी ही खराब आई है, 180 कंट्रीज में से 161 नंबर आया है भारत का, ठीक है। क्या होता है पूरा का पूरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेस फ्रीडम कब होगा? जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर होंगे, ठीक है। कोई बॉर्डर उनके पास नहीं है, ठीक है। और रिपोर्टर्स के लिए वैसे भी कोई बॉर्डर नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका के अंदर बम फूटा तो इंडिया का रिपोर्टर रिपोर्ट कर लेगा उसको, राइट। एक तो ये पॉइंट है। और विदाउट बॉर्डर्स मतलब क्या है कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के रिपोर्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान लो कोई जर्नलिस्ट है, कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है कि ये कितने अच्छे से, कितने फ्रीली, राइट, कितने फ्रीली, कितने फेयरली, ठीक है, ये जर्नलिज्म कर पा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इनका, उसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे रैंकिंग निकाली जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ठीक है। चलो इसके अंदर रैंकिंग जो है 0 से 100 होता है। 0 का मतलब बहुत ही खराब, ठीक है, गवर्नमेंट इनके सर पे बैठे, प्रेस वालों को छापने नहीं दे रहा है, ठीक है, बस हमारी हमारी तारीफ करते रहो। और 100 का मतलब बहुत ही क्या है, बहुत ही सही है, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रीडम इनके पास है, राइट। चलो अब यहां पर देखा जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखा जाता है कि पॉलिटिकल डायमेंशन में कितने फ्री हैं कौन, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ छाप दिया जर्नलिस्ट ने, अगले दिन पता चला जर्नलिस्ट गायब हो गया, ठीक है, जर्नलिस्ट कहाँ है, खोज रहे हैं उसको लोग, राइट। या उसके ऊपर कोई केस कर दिया, तो कितना फ्रीक्वेंटली वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क। कोई लीगल फ्रेमवर्क है क्या कोई जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, जर्नलिस्ट की फ्रीडम के लिए लीगल फ्रेमवर्क बना रखा है गवर्नमेंट ने कि नहीं बना रखा है, ये देखा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि भाई जर्नलिस्ट बन गए भूखे मर रहे हैं, ठीक है, पेट ही नहीं भर रहा उनका, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट का इकोनॉमिक डायमेंशन कैसा रहता है, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर, वो भी देखा जाता है। चौथा सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कि कितनी इज्जत है समाज के अंदर, राइट, जर्नलिस्ट की ये देखी जाती है, राइट। ऐसा नहीं कि जर्नलिस्ट को ऐसा देखा जाता है कि भाई ये तो क्या है, बिकाऊ आदमी है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं समाज के अंदर। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सेफ्टी। कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा अगले दिन वो गायब हो गया, तो दैट इज ए बिग इशू, राइट। तो इन 5 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करी जाती है, क्या कैलकुलेट करी जाती है रैंकिंग, कि किस तरह की रैंकिंग आपको दी जाएगी। इस बार भारत को जो रैंकिंग मिली है वो 161 रैंकिंग मिली है। ओ माय गॉड, कितनी कंट्रीज में? 180 कंट्रीज में। अच्छा 180 कंट्रीज में हमारा 161 नंबर आया है, राइट। अच्छा इस बार थीम क्या रहती है? अच्छा ये इंडिकेटर से ही मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। इसके अंदर थीम जो है वो है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। सही भी बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो और राइट्स का क्या करोगे? सब राइट्स जो होंगे आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर से ही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको सब कुछ दे दिया अधिकार, बट ये वाला अधिकार नहीं दिया, तो बाकी के अधिकारों का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ड्राइवर है फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर इस तरह से बोला गया। अच्छा अब इसके अंदर ना स्कोर होता है, एक तो रैंकिंग मैंने आपको बताई, एक होता है स्कोर। स्कोर के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। देखो जैसे 85 से 100 आया तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, आराम से जर्नलिस्ट मजे से मौज में रह रहा है, ठीक है। 70 से 85 पॉइंट आया तो सेटिस्फैक्टरी है साहब, ठीक है। 55 से 70 पॉइंट आए तो प्रॉब्लमेटिक है, दिक्कत है। 40 से 55 पॉइंट्स आए तो डिफिकल्ट है ना। और 0 से 40 पॉइंट्स है तो वेरी सीरियस कंडीशन है कि भाई बहुत दिक्कत हो गया। भारत का 36 रैंक, 36 स्कोर है, 36 पॉइंट समथिंग। अब भारत की जो है वेरी सीरियसनेस है, पहले प्रॉब्लमेटिक थी पिछले साल, अब वेरी सीरियस हो गई है, बताओ।
है ना। ये भारत का स्कोर है, बहुत ही खराब स्कोर भारत का इसके अंदर है और बहुत ही खराब रैंक भारत के अंदर भारत की है, राइट। तो हम देखें इसके अंदर ओवरऑल रैंकिंग भारत की 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। अब देखो हाउ नेबर्स, नेबर्स का अगर हम देखें तो भूटान का बहुत अच्छा रैंक है हमसे, तो श्रीलंका का भी बहुत अच्छा रैंक है, पाकिस्तान का देखें तो 150, राइट, ये भी बहुत अच्छा है, राइट। अफगानिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 152 रैंक, हमसे तो अच्छा ही है। और बांग्लादेश एकमात्र ऐसा कंट्री है हमारा जो हमसे नीचे है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 162 161 आउट ऑफ 180 है और ये सब चीजें इसके अंदर है, राइट। ऐसे हमारे जैसे और भी देश हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही इकलौते ऐसे हैं, राइट। वेरी सीरियस के अंदर अगर हम देखेंगे, वेरी सीरियस 31 कंट्रीज आर देयर, ठीक है। डिफिकल्ट के अंदर 42 कंट्रीज आर देयर, प्रॉब्लमेटिक के अंदर 55, गुड और सेटिस्फैक्टरी के अंदर 52 कंट्रीज आर देयर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, सभी नेबर्स ने हमसे अच्छा परफॉर्म करा है। पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्म करा है भैया, ये भी आप ध्यान रखना है इसके अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है ये हम इसके अंदर समझते हैं। देखो मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो 1963 के अंदर बनी हुई एक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस मतलब जिसमें बातचीत होती है ना भैया, बातचीत हो रही है यहाँ पर। 1963 के अंदर वर्ल्ड वाज पासिंग थ्रू द कोल्ड वार, कोल्ड वार से पास हो रहा था, ठीक है। कोल्ड वार की सिचुएशन वाज देयर, वाज प्रिवेल्ड इन द वर्ल्ड। अब कोल्ड वार चल रहा था तो दो गुट है यहाँ पर, एक यूएसए एंड इट्स अलाइज और एक यूएसएसआर और उसके दोस्त। और यूएसए ने नाटो बना लिया था अपना, है ना, नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस बना लिया था और यहाँ से इन्होंने वार्सा पैक्ट कर लिया था। अब ये आपस में भिड़ते रहते थे, तो इन दोनों के बीच के अंदर एक तरह से क्या है, एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपस में जो दोनों बातचीत कर सके, नहीं तो आपस में भिड़ते ही रह जाएंगे, है ना। कुछ चीज होती है वो बातचीत से भी सुलझाई जा सकती है। इसलिए मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बनाई गई थी कि आओ बैठो और हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, राइट। तो अभी तक ये चल रही है, अब कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, बट फिर भी ये चल रही है। तो मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी that has been held in the Munich, Germany since 1963. Munich Security Conference is world's leading forum for debating international security policies. It is venue for diplomatic initiative to address the world's most pressing security concern. ठीक है, it is one of the important prominent forums for discussing current and the future security challenges, fostering dialogues among the decision maker from around the world. ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे बीजेपी के कुछ स्पोक पर्सन गए थे, शिवसेना के स्पोक पर्सन भी गए थे, जयशंकर भी गए थे हमारे यहाँ से, ठीक है, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे नहीं गवर्नमेंट के लोग हैं और भी लोग यहाँ पर आते हैं। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इनिशियली फोकस्ड ऑन द कोल्ड वॉर सिक्योरिटी इशूज, ठीक है, नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच में एक डायलॉग प्लेटफॉर्म की तरह था, बट अब ये है कि वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। Munich Security Conference embraces comprehensive definition of security, which encompass not only traditional and national or military security, but also accounts other security जैसे economic security, environmental, human dimension of the security, ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाती है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, राइट। To build trust and to contribute peaceful resolution of the conflict by sustaining a continuous, curated and informal dialogue within the international security community. Today MSC is world's leading forum for debating international security policy. I hope this is clear to everyone. Next is United Nations Genocide Convention, ठीक है। तो ये क्या है ये हम इसके अंदर समझते हैं। जीनोसाइड क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। जीनोसाइड, हम इसके डेफिनेशन के अंदर जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो सबसे पहले जीनोसाइड जो होता है उसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूँ। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, किसी जीन को खत्म कर देना, जीन का नाश कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। किसी भी रेस को, किसी की एथनिसिटी को, ठीक है, किसी भी रिलीजियस ग्रुप को मार देना, पूरा खत्म करने की इंटेंशन से कुछ कार्य करना, दैट इज नोन एज जीनोसाइड, ठीक है। जीनोसाइड का मतलब क्या है, या तो मान लो कि एक जगह है जहां पे एक कम्युनिटी के 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इनकी कम्युनिटी को कैसे, जीनोसाइड इज नॉट ओनली किलिंग दिस वन, ठीक है, कि इनको सबको मार दो, है ना, ये नहीं है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब ये तो नहीं है कि इन सबको मार दो, मार के भी कर सकते हैं, मारना इज वन ऑफ द मेथड, बट और भी तरीके हैं जिससे कि इनकी जीन का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इनको मार दो, ठीक है, एक तरीका तो यह है कि सबको मार दिया तो पूरा जीन ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करें, दूसरा सोचे यार मारना बुरी बात है, इनको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। इम्पोर्टेंट बना देंगे तो इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ये तो किसी दिन मर ही जाएंगे और आगे इनकी कोई जनरेशन होगी नहीं, तो इम्पोर्टेंट बनाना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ जीनोसाइड। तीसरा क्या है, इनको
कि कुछ मेंटल हार्म दे दें, इनको पागल कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो जीनोसाइड, वो भी जीनोसाइड ही होगा, ठीक है। चौथा ये है कि भाई क्या करें कि इनका इंपॉर्टेंट बनाई दिया, ठीक है। चौथा ये है कि इनके जो बच्चे हैं उनको उठा के कन्वर्ट कर दें। अब बच्चे कन्वर्ट हो गए तो बच्चे तो कन्वर्ट हो गए और ये लोग किसी दिन मर ही जाएंगे, राइट। तो फिर ये जीनोसाइड हो गया, पूरा जीन का नाश हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ जीनोसाइड, किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent birth within the group, forcefully transferring children of the group to the another group, ठीक है। this is known as what, this is known as genocide, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन हुई सबसे पहले, फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी हुई है पहले, यहाँ पर ये देखें, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा 1948 के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ, पहले ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी थी। इट सिग्निफाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कमिटमेंट टू नेवर अगेन आफ्टर द एट्रोसिटीज, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ उसके बाद तो हम इंसानियत तो खो ही चुके थे, ठीक है, इंसानियत खो चुके थे, उसके बाद हमने कसम खाई कि भाई अब ऐसी एट्रोसिटीज कहीं और ना हो, ठीक है, जैसे कि जर्मनी के अंदर हुई थी जूस के साथ, राइट, हॉलोकॉस्ट जो उनको हुआ था, राइट। इट्स अडॉप्शन मार्क्ड ए क्रूशियल स्टेप टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जीनोसाइड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जीनोसाइड इज ए क्राइम दैट कैन टेक प्लेस बोथ इन द टाइम ऑफ द वॉर एज वेल एज इन द टाइम ऑफ पीस। ऐसा नहीं कि पीस के टाइम पर करा हुआ जीनोसाइड इज नॉट ए जीनोसाइड, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, वार और पीस के अंदर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले इसका आर्टिकल नंबर 1 ये है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कंफर्म्स दैट जीनोसाइड वेदर कमिटेड इन टाइम ऑफ पीस और इन टाइम ऑफ वॉर इज ए क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ, है ना। दूसरा आर्टिकल के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी जो मैंने आपको इसके अंदर आपको बता दी, राइट। इज इज क्लियर विद एवरीवन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, समझा ही दिया आपको। जीनोसाइड कन्वेंशन हैज बीन रेटिफाइड और एसीडेड टू बाय 153 स्टेट, 153 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। फ्रॉम दोस 18 आर फ्रॉम अफ्रीका, 17 फ्रॉम एशिया एंड 6 फ्रॉम अमेरिका, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। स्टेट की क्या ऑब्लिगेशन है जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर? ऑब्लिगेशन, पहला जो मेंबर इसके उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो सुसाइड जीनोसाइड कमिट नहीं करेगा, ठीक है, सुसाइड बोल रहा हूँ। ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट जीनोसाइड विच अकॉर्डिंग टू आईसीजी हैज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप भी है, टेरिटोरियल स्कोप भी है कि ऑब्लिगेशन जैसे मान लो आपसे नहीं हो रही कंट्रोल तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोल दे कि भैया जाओ उधर जीनोसाइड हो रही है रोको, ठीक है, तो बाहर के लोग आएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप ऑब्लिगेशन करें कि प्रिवेंट जीनोसाइड, सिर्फ और डेमो टेरिटोरियल स्कोप में ही नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप है, मतलब बाहर के लोग आकर भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन टू पनिश जीनोसाइड, अगर जीनोसाइड हुआ है कंट्री के अंदर तो उसको पनिश करा जाएगा। ऑब्लिगेशन टू enact the national legislation to give effect to the provision of the conventions, obligation to ensure that effective penalties are provided to the person found guilty of the criminal conduct, right। ये सब चीजें इंडिया ने रेटिफाइड करी कन्वेंशन को 1959 के अंदर, बट अभी कोई लेजिस्लेशन इसके अंदर बनाया नहीं है भारत ने, ठीक है। तो अगर ये ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नुकसान करा जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। हो सकता है कुछ कंट्री सैंक्शंस लगा दे कि देखो ये कैसी खराब कंट्रीज है कि जीनोसाइड को कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रही, राइट। नेक्स्ट इज गिब्राल्टर। गिब्राल्टर क्या है, पूरा इशू हम इसके अंदर समझते हैं। देखो गिब्राल्टर इतना बड़ा है, इतना बड़ा एक एरिया है दैट इज नोन एज गिब्राल्टर। ये इतना बड़ा पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इसको जूम कर रखा है ये छोटू सा, देखो ऐसा है, ऐसा लटका हुआ सा, इतना सा है गिब्राल्टर। अच्छा सर, स्पेन के इधर की साइड लटका हुआ कंट्री गिब्राल्टर, कंट्री नहीं कि जगह गिब्राल्टर है तो स्पेन का पार्ट होगा? नहीं भैया, इतना इजी नहीं है, स्पेन का पार्ट नहीं है। ओ तो किसका पार्ट है? ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट। ओके, यूनाइटेड किंगडम की एक समय पर एक कॉलोनी हुआ करती थी, आज तक यूनाइटेड किंगडम ने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये गिब्राल्टर। तो गिब्राल्टर क्या है ये हम समझते हैं। स्पेन कहता है कि यार हमारा इतना सा पोर्शन तुमने अभी तक छोड़ा नहीं, इसको छोड़ो। यूनाइटेड किंगडम बोलता है मैं ना छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, राइट। सबसे पहले देखो गिब्राल्टर विद एन एरिया ऑफ जस्ट 6.8 स्क्वायर किलोमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं है, जूम करके देखोगे तो बड़ा दिखेगा, एंड ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 34,000 पीपल has been the subject of intense dispute between the Spain and the Britain for centuries. This is mainly because of the strategic location of Gibraltar. अब गिब्राल्टर को देखें क्यों स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ये देखो
अगर मान लो किसी आदमी को यहां से जाना हो यहां पर इंडियन ओशन में, तो कैसे जाएगा? एक तरीका ऐसे घूम के जाओ, ठीक है। ओ माय गॉड सर, बहुत लंबा पड़ गया इंडियन ओशन में। एक यह स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से जाओ, डिश मेडिटेरियन सी के अंदर चलाओ और फिर स्विस कैनाल के थ्रू रेड सी के अंदर निकल गए। ये मैरीटाइम का बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब सॉरी नेवल डायमेंशन में जाए तो, राइट, नेवल भी गलत है वर्ड, कोई भी अगर शिप से जाए तो कैसे जाएगा, राइट, तो ऐसे जा सकता है, ठीक है। पर उसके अंदर ये गिब्राल्टर के ऊपर कंट्रोल आपका होना चाहिए। कहीं यहाँ पर कह दे, मना कर दिया कि नहीं सब नहीं जाने देंगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट सीज ओशंस को सीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सी है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को ये एक तरह से कनेक्ट कर रहा है। तो टेरिटरी which is connected to Spain by small strip of land and surrounded by sea on all the three sides, very important, serves as only opening from Atlantic Ocean into the Mediterranean Sea. Only opening, और कोई ओपनिंग देखो कहीं नहीं है, ठीक है। ये ओनली ओपनिंग है यहाँ पर, जिसके अंदर से मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन जो है दैट आर कनेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद स्विस कैनाल भी है, तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी स्विस कैनाल से निकल कर, राइट। Gibraltar fell into the British hand after a war in 1713 के अंदर वॉर हुआ, उसके बाद गिब्राल्टर किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में, and has since remained with the Britain despite several attempts by the Spain to retake it. स्पेन ने बहुत कोशिश करी, कोशिशों पे कोशिश, पर ब्रिटेन है कि मानता नहीं। Due to its strategic importance, Gibraltar came to the highly fortified by the Britain. ब्रिटेन ने इसको बहुत फोर्टिफाई कर रखा है सिंस 18th सेंचुरी, इसलिए इसको रॉक कहा जाता है, द रॉक। Even during World War II, Gibraltar port was critically important for the Allies and it continued to be key base at that time also. Key base था NATO का यहाँ पर उस वक्त, right? So I hope this is clear to everyone and this is all about today's class. Thank you so much for listening me so kindly. और please बहुत कम समय बच गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ठीक है। शेयर करने की इच्छा हो तो करें, समय नहीं है इतना भी कि शेयर करें, ठीक है ना। लाइक पे जरूर बटन दबा दें, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट भी कर दें, राइट। और नहीं करना तो मत करो, बस पढ़ लो, ठीक है। शेयर नहीं करना मत करो, बस पढ़ लो। लाइक नहीं करना मत करो, बस पढ़ लो, ठीक है। अभी समय बहुत कम है, इन सब चाउचलों में मत पढ़ो, बस पढ़ाई करते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।